कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। अजीब सी खुशबू थी जो नथनों से बार बार टकरा रही थी। बहुत मानूस और जानी पहचानी सी खुशबू। कमरे में अचानक रोशनी हुई, यूं जैसे किसी टिमटिमाते चिराग ने आखिरी लो पकड़ी हो। और ये रोशनी एक वजूद से थी। सफ़ेद रेशमी फ्रॉक में मलबूस एक लड़की घुटनों के बल बैठी थी। रेशमी सुनहरी बाल पूरी कमर पर बिखरे हुए थे और सुनहरी आंखें नमी से भरपूर थीं। इसका सरापा वाज़ेह नहीं था, इसके चेहरे पर भी यकीनी सी थी। और वो यूं बैठी थी जैसे इसके वजूद में जान न हो। भारी बोझल सांसें इस मलगजे अंधेरे में सुनी जा सकती थी। कई लम्हे गुजर गए। वो कुछ कह रही थी और फिर वो सफ़ेद वाली लड़की दाईं जानिब गिर गई। इसका दाहिना गाल ज़मीन पर था और इसकी आंखें मानो हम पर ही जमी हों। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसका वजूद नीला पड़ गया और फिर कुछ देर बाद ही वो तड़पने लगी। मुंह से झाग निकला और खूबसूरत आंखों ने एक बार फिर से पलकें खोली और फिर पुतलियां ठहर गईं। निगाहें साकित हो गई। इसका वजूद ख़त्म हो चुका था। बेजान, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मोहब्बत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। भिनभिनाती सरगोशियों में एक दर्द भरी आवाज़ उभरी और नर्म बिस्तर पर सोया वो वजूद झटके से उठ बैठा। एसी की ठंडक में भी इसका पूरा वजूद पसीने से नहा गया था। रईस ने बेसाख्ता साइड टेबल पर हाथ मारकर लैंप ऑन किया। रात के 11 बज रहे थे। इसने पानी का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया, घटाघट पानी पिया और टांगें बेड से नीचे लटका दी। हाँ, वो ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब। वो खुद का दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। सफ़ेद ट्राउज़र शर्ट में इसका वजूद कपकपाहट का शिकार था। ये ख्वाब नहीं, इसका नाइटमेयर था जो कभी इसे सुकून से जीने ही नहीं देता था। वो उठकर चलना फिरना चाहता था पर टांगें शल थीं। पूरा जिस्म बेजान हो चुका था। यूँ लगता था जैसे वो अल्फाज इसके जिस्म से रूह खींच कर ले गए हों। कितनी ही देर वो यूं सर झुकाए बैठा रहा। बेड की चादर को दोनों मुट्ठियों में भींच रखा था। यूं लग रहा था जैसे दिल सीने में नहीं बल्कि कानों में धड़क रहा हो। आज वो थकान के बाइस जल्दी सो गया था, पर अंदाज़ा नहीं था कि यूं तड़प कर उठ जाएगा। 10-15 दिन, 10-15-20 जाने कितने मिनट गुजर गए। जब हवास बहाल हुए तो इसने साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और उरूज़ा का नंबर मिलाया। पहली ईमेल पर फ़ोन उठा लिया गया। क्या क्या अपडेट है? 3 लफ्ज़ी सवाल। काम हो गया है बॉस। दूसरी जानिब से 4 लफ्ज़ी सवाल उभरा तो इसने मज़ीद कुछ कहे सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। गहरी सांस लेकर ख़ुद को नॉर्मल करना चाहा और फिर फ़ोन वापस बेड पर रखता उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया। पूरा जिस्म जैसे अकड़ चुका था। कुछ देर बाद वो कपड़ों समेत गर्म पानी के शॉवर तले खड़ा था। फुल शॉवर खोले वो सांसें रोके खड़ा था और पानी ओलों की तरह इसके जिस्म से टकरा रहा था। कितनी देर बाद इसने बालों में हाथ फेरा। मोहब्बत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अल्फाज फिर से इसकी समाज से टकराए तो वो अज़ियत से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। मोहब्बत ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। वो एक ही जुमला बार बार दोहरा रहा था। सीने में इतनी जलन थी कि बयान करना मुश्किल था। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? वो दीवार पर मुक्कों की बारिश कर चुका था। आखिर क्यों मनार? क्यों? वो पागलों की तरह दीवार पर मुक्के मार रहा था। शफाफ हाथों की उंगलियां जख्मी होने लगी, पर इसे जैसे परवाह ही नहीं थी। इस पर किसी पागल का गुमान होता था। तकरीबन घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर निकला तो इसकी शर्ट इसके अपने ही खून से भर गई थी। चेहरा हद दर्जा स्पॉट था, पपोटे सूजे हुए और रंगत सफ़ेद, जबकि होंठ नीले पड़ चुके थे। इसने वॉक इन क्लोजेट से दूसरा सूट निकाला और इसे बदलने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी निकालकर अपने हाथ पर लपेट ली। जिस्मानी तकलीफ़ का एहसास हुआ तो इसे रूह की तकलीफ़ कम होती महसूस हुई। आज की रात इस पर हराम हो चुकी थी। वो गीले बालों समेत फ़ोन उठाए कमरे से बाहर निकल आया और यूं ही बेमकसद राहदारियों में चलता हुआ बिलाखिर अपने प्राइवेट रूम में पहुंच गया। अंदर दाखिल होते इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज की रात इसकी यहीं गुजरने वाली थी।
यार कसम से इन लोगों ने अपनी शादी में ना धूम मचाने वाला गाना बजाया हुआ है। मुझे लग रहा है इन लोगों ने फ़ोन ना किसी बच्चे के हाथ में दिया हुआ है, या जो भी कोई इनकी प्लेलिस्ट का डीजे है ना, बहुत ही कोई वाहियात किस्म की पसंद है उसकी, कसम से। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं नॉर्मली बात नहीं करती, लेकिन मैं यार यहाँ पे बैठ के ना इधर अपने घर के सबसे आखिरी वाले कोने में बैठी हूँ, दरवाज़ा बंद करके। बट स्टिल मुझे इनके घर पे फूटते हुए पटाखों की और इतने बेसुरे अजीब, पता नहीं कौन सी सदी के गानों की आवाज़ ना, मतलब मुझे इरिटेशन हो रही है यार इस चीज़ से। मतलब गाने चलाने कोई अच्छे से चलाओ, जो मतलब एक फंक्शन पे लगाए जाते हैं ना, शादी है ना घर में, तो धूम मचा ले। अजीब। अच्छा सॉरी है हाँ। एक हफ्ते बाद की बात थी। लाहौर में मौसम बरसात का शुरू हो चुका था। फजर इस वक्त घर पर थी। रात के 11:30 बजे का वक्त था और पूरा लाउंज ढेरों ढेर कागज़ों से भरा हुआ था। पिछले एक हफ्ते से वो लक्स जा रही थी और एक हफ्ता गुजर चुका था, पर इसे कोई भी कॉस्ट्यूम का कोई भी आइडिया इस मायार का नहीं लगा कि वो इसे पेरिस में होने वाले फैशन शो के लिए फ़ाइनल कर सके। वो जो भी सोचती और गूगल करती तो इस पर पहले ही काम हो चुका था। इस वक्त भी सोफ़ों के दरमियान रखे मेज़ पर इसका लैपटॉप रखा था। स्केच बुक के ढेरों सफ़े हवा के बाइस उड़ते फिर रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, बारिश के इम्कान थे। वो मामूल का ट्राउज़र शर्ट पहने, बालों को फोल्ड किए, इनमें पेंसिल फंसाए नीचे कालीन पर आलती पालती मारे बैठी थी। मेज़ पर स्केचबुक रखी थी और वो सर झुकाकर पेंसिल चला रही थी, आंखों पर चश्मा जमाए। वो पूरी तरह से मगन थी कि अचानक दरवाजे पर बेल हुई। इस टाइम कौन हो सकता है? इसने वक्त देखा तो जहन खटका। बेल दोबारा हुई तो वो उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर पहुंचकर इसने लॉक होल से झांका तो बाहर एक लड़का नजर आया। इसके हाथ में एक बहुत बड़ा फूलों का बुके था। फजर की तेवरी चढ़ी। इसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर पूछा, जी फरमाएं। लहजा हद दर्जा सख्त था। सामने ही दूसरा अपार्टमेंट था जिसका दरवाज़ा बंद था। मैडम, आपका पार्सल है, लड़के ने अदब से कहा। मेरा? किसने भेजा है? इसे हैरत हुई। पता नहीं, यहाँ का ही पता लिखा है। आप प्लीज़ जल्दी से ले लें, बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। वो बेचारगी से बोला तो फजर ने झिझकते हुए दरवाज़ा खोल कर वो फूलों का बुके थाम लिया। लड़का तेज़ी से वापस पलट गया। इसे फूल पसंद ही नहीं थे, फिर कौन भिजवा सकता था। इसने दरवाज़ा बंद करके जैसे ही फूलों में लगातार लगा कार्ड उतारा और इसे खोला तो अगले ही पल फजर का अपार्टमेंट की छत अपने ऊपर गिरती महसूस हुई। नाम तो याद होगा, बिल्किस का बेटा। रंग बिरंगे फूल खूब रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों ने जहरीले बिच्छुओं की तरह इसे डंक मारा। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, टांगें छल होती महसूस हुई। वो जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। पूरी दुनिया में अगर इसे किसी शख्स के नाम से बेपनाह नफरत थी तो वो यही नाम था। ये वही शख्स था। इस वजूद से फजर ने इस वजूद से फजर ने जितनी नफरत की थी शायद ही किसी से कर पाती। कुछ देर यूं ही बुत बने खड़ी रही। अगले ही लम्हे इसने दरवाज़ा झटके से खोला और पूरी कुव्वत से बुके सामने दीवार पर दे मारा। तभी सामने के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला और अंदर से निकलने वाली लड़की इस अवतार पर उछल पड़ी। इसने हैरत से फजर को देखा और फिर इस बड़े से खूबसूरत बुके को, जो कीमती होने के बावजूद अपनी बेकदरी पर रो रहा था। क्या सब ठीक है? लड़की ने बेसाख्ता फजर से पूछा, जिसके तेवर जारिहाना थे। फजर ने बिना कुछ कहे ठाह की आवाज़ से दरवाज़ा दे मारा। हाथ में पकड़ा कार्ड इसने फाड़ कर डस्टबिन में फेंका और दोनों हाथों से सर पकड़ती वापस लाउंज तक आई। दिमाग पूरी तरह से घूम गया। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बिल्किस के बेटे का नाम इसके सामने यूं आएगा। पहले ही वो अपने कॉस्ट्यूम को लेकर बेतरह से परेशान थी, अब मज़ीद परेशानी क्यों? भाड़ में जाए मनहूस आदमी।
मेज पर रखा अपना फ़ोन उठाती वो कमरे की जानिब चल पड़ी। ऐनक उतार कर वहीं रखती थी। सारा सामान यूं ही पड़ा रह गया। कागज़ यूं ही उड़ते फिर रहे थे। अम्मा यकीनन सो चुकी थी। वो अपने कमरे में आई तो खुली खिड़की से बाहर की बारिश की हवा ने इसका इस्तकबाल किया। दिल अभी तक धक धक कर रहा था। वो गिरने वाले अंदाज में बेड पर लेट गई। सर में अचानक दर्द का एहसास हुआ था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती इसका मोबाइल बज उठा। इसने सर उठाकर स्क्रीन को देखा तो वहाँ प्राइवेट नंबर लिखा चमक रहा था। इसकी आंखें मज़ीद फैलीं। फ़ोन बजता रहा। वो यूं ही इसकी स्क्रीन देखे गई। बेल बंद हो गई। फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार वो सीधी होकर बैठी। कमरे में अंधेरा था। खुली खिड़की से नीचे का मंजर देखा जा सकता था। जैसे ही इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो एक सरसराती आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेज़ल आइज़। हेलो हेज़ल आइज़, कैसी हो? पल के हज़ारवें हिस्से में वो जान गई कि फ़ोन की दूसरी जानिब जो भी था इसने वॉइस चेंजर लगा रखा था। फ़ोन फजर के लिए ही था क्योंकि इसकी आंखें हेज़ल थीं, यूं जैसे सारे रंग इनमें जमा कर दिए गए हों। कौन हो तुम? इसने हर लिहाज पर लाए ताक रखते गुस्से से पूछा। मैं जो भी हूँ तुम्हारी असलियत जानता हूँ, तुम्हारा असल। तुम कहाँ से आई हो? खुद को क्या समझती हो? दूसरी जानिब मौजूद इंसान के लहजे में नफ़रत का अंसर नुमाया था। मेरी असलियत बताने के लिए फ़ोन किया है? इसके तंज़िया कहने पर दूसरी जानिब कह कहा उभरा। नहीं, बस ये बताने के लिए कि ज़्यादा ऊंचा मत उड़ो। जब गिरोगी तो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। लहजे में तंबीह थी। फजर के चेहरे पर इस्तेहज़ा उभरा। मैं मुखौटा ओढ़कर डराने वालों में से नहीं डर मैं मुकुट ओढ़कर डराने वालों से नहीं डरती। हिम्मत है तो सामने आओ। इसने सर्द लहजे में कहते फ़ोन काट दिया और मोबाइल फ़ोन एक जानिब फेंका। चेहरा दोनों हाथों में गिराया। यूँ लग रहा था जैसे दिमाग की कोई रग फट जाएगी। आखिर ये लोग इसे सुकून से जीने क्यों नहीं देते? कौन था ये नया दुश्मन? इसे अब सोना था। वो बेड से उतरती साइड टेबल की दराज खोलकर देखने लगी। सर दर्द की कोई दवा मिल जाती तो शायद सुकून से सो पाती, लेकिन जैसे ही इसने दूसरा दराज खोला इसके हाथ रुक से गए। सामने ही वो टेप रिकॉर्डर पड़ी थी जो इसके सामान से निकली थी और इसने जल्दी जल्दी में इसे यहाँ रख दिया था। फजर ने बेसाख्ता से उठाया और वापस बैठते हुए इसे अलट पलट कर देखा। वो एक महंगी तरीन टेप रिकॉर्डर थी। झुंझलाया हुआ दिमाग एक पल के लिए पुरसुकून हुआ। इसने हौले से ऑन का बटन दबा दिया। हेलो, मैं विलियम जोसेफ। अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो इसके दो ही मतलब हैं। फजर ने बटन दबाकर इसे बंद कर दिया। विलियम जोसेफ? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। भूरी ऊनी गोल गले वाली शर्ट पहने हुए वो कैमरा थामे हुए विलियम जोसेफ इसके तसव्वुर के पर्दे पर लहराया। टेप से उभरती इसकी आवाज़ मधुर और सहर अंगेज़ थी। नंबर 1, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरे जाने के बाद तुम्हें इसे सुनने का मौका मिला है। और नंबर 2, तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे अहम तरीन इंसान हो, सबसे ख़ास, क्योंकि अपने जीते जी मैं ये टेप इसे ही दूंगा जो मेरे लिए सबसे अहम होगा। इसकी आवाज़, हाँ, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। मर्दों की खूबसूरत आवाज़ इनकी वजाहत में इजाफा करती है। फजर ने फ़ौरन बटन दबाकर इसे बंद किया। दिल तेज़ी से धड़क उठा। आखिर क्या मतलब है इसकी बात का? क्या कहना चाहता था वो? फजर का सर घूम गया। भौहें सिकुड़ गईं और पेशानी पर लकीरें उभरी। कई लम्हे वो यूं ही साकित बैठी रही। समझ ना आया इसे सुने या नहीं। ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वो फिर से इसके सामने वारिद हुआ। वो कुछ सोचते हुए लेट गई और टेप रिकॉर्डर फिर से चला ली। जहन में खुलबुलाता हुआ शोर साकित हो गया। फिजा जैसे थम सी गई। मेरे डैड कहते हैं आसमान की बुलंदियाँ मेरी मुंतज़िर थीं और मैंने ज़मीन के खाक को चुना। बात के आखिर पर वो धीरे से मुस्कुराया। बस यही मेरा तारुफ है। ये ज़मीन, ये हवा, ये पानी, ये मिट्टी, मैं इन सब के दरमियान रहता हूँ। वो अपने खूबसूरत लहजे में बोल रहा था। इसके बैकग्राउंड में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी।
वो यूं ही साकित लेटे सुनती रही। दिमाग पुरसुकून हो रहा था, शोर थमता जा रहा था। ओह, क्या तुम मुझे ठीक से सुन सकते हो? दरअसल मैं एक वाटरफॉल के करीब हूँ। ये पानी गिरने की आवाज़ है। ये खूबसूरत है ना? हाँ, मुझे ये सबसे खूबसूरत लगता है। मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ बारिश की है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं 22 साल का हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मेरी पसंदीदा आवाज़ अब तक बारिश की है। मैं टूरिस्ट हूँ, अब तक काफ़ी मुल्क घूम चुका हूँ। वो सांस लेने को रुका। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बारिश की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है। इस टेप रिकॉर्डर पर बारिश के लिए एक मुख्तस बटन है। जब तुम्हें नींद ना आए तो तुम इसे दबाना। 9 घंटे की एक रिकॉर्डिंग है। बारिश की आवाज़ से नींद अच्छी आती है। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। फजर ने फ़ौरन टेप का बटन ऑफ किया। लैंप जलाकर देखा तो इसे वाकई बारिश वाला एक बटन मिल गया। इसने वो दबाया तो बारिश की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसने वो टेप उठाकर साइड टेबल पर रख दी और सोने के लिए आंखें मूंद लीं। बारिश बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और बारिश की आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। वो मज़ीद कुछ न सोच पाई और कब इसकी आंख लग गई कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद वो गहरी नींद सो रही थी और विलियम की रिकॉर्ड करदा बारिश की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अगली सुबह इसकी आंख भी बारिश की आवाज़ से खुली थी। ऑफिस आते ही इसे मैडम सोनिया ने तलब कर लिया। आते हुए वो साइड टेबल से वो टैप उठाना नहीं भूली थी। जाने क्यों इसे लग रहा था कि ये टेप वाकई इसके काम आने वाली थी। काम कैसा चल रहा है? उन्होंने फजर को देखते पूछा। ठीक चल रहा है, वो पूरे एतमाद से बोली। हालांकि एक हफ्ते बाद मॉडल जमा करवाना था और इसने अभी तक अपना आइडिया भी फाइनल नहीं किया था, फिर भी वो पूरे एतमाद थी। गुड। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि तुम्हारा ड्राइवर आज से छुट्टी पे जा रहा है। सभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपनी कन्वीनियंस पे ऑफिस आते हैं। जिनके पास नहीं है उन्हें कंपनी की तरफ से मिल जाती है। अब तुम बताओ, बिना ड्राइवर के कैसे सफ़र करोगी? मैं अभी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। फिर ड्राइविंग सीख लो, गाड़ी तुम्हें कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग टीम को कंपनी गाड़ी देती है। मुझे ड्राइविंग आती है। फजर की अगली बात उन्हें हैरान कर गई। खुशगवार सी हैरानी। वाकई? हाँ, मैंने 1 साल पहले सीखी थी। वो काफ़ी संजीदा थी। 1 साल पहले इसने ड्राइविंग सीखी थी। कुछ हर्षल ने सिखाई थी, कुछ इसने खुद क्लासेस ली थी। ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। इसे याद आया। फिर तो परेशानी वाली बात ही नहीं है। तुम थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, जल्दी तुम्हें गाड़ी की चाबी मिल जाएगी। मैडम सोनिया सुल्तान की एक बड़ी मुश्किल दूर हो गई थी। वो जाने के लिए वापस पलटी तो इसे कब से इनकी आवाज़ सुनाई दी। पासपोर्ट है तुम्हारा? जी है। जैसे इसने सारी तैयारी कर रखी थी। सोनिया सुल्तान ने 27 से इसे देखा। पेरिस फैशन शो के लिए कंपनी को चाहिए होगा ताकि तुम्हारा वीज़ा प्रोसेस हो सके। ठीक है, मैं आज जमा करवा दूंगी। वो संजीदगी से कहते वापस चली गई। इस रात घर वापस आने के बाद वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। इसे अभी तक इसका आइडिया फाइनल नहीं हुआ था। मैं जानती हूँ मुझे रास्ते निकालने आते हैं, मैं कर लूँगी। मैं कमरे में चक्कर लगाती खुद को रिलैक्स कर रही थी। फिर इसने वो टेप रिकॉर्डर दोबारा ऑन की। यू नो वॉट, आज मैंने एक मकड़ी को जाला बुनते देखा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है। तुम्हें मेरे कैमरे में मिल जाएगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक सहर अंगेज मंजर था। मकड़ी ने पूरा जाला बनाया और फिर बैठकर शिकार का इंतज़ार किया। हाँ, मैंने इसे शिकार करते देखा। ये काफ़ी हैरानकुन था। ये सुनते ही फजर के जहन में कुछ क्लिक हुआ। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसे अपने कॉस्ट्यूम का आइडिया मिल गया था। इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। इसने बेसाख्ता चेहरा दोनों हाथों में गिराया और फिर इस टेप को देखा। विलियम ने ठीक कहा था, ये टेप वाकई इसके काम आने वाली थी। और फिर वो पूरी तवज्जो से अपने कॉस्ट्यूम के डिज़ाइन की जानिब मुतवज्जा हो गई। अगले कई दिन वो बेपनाह मसरूफ़ अगले कई दिन बेपनाह मसरूफ़ गुजरे थे।
5 दिन बाद इसे गाड़ी की चाबी मिल गई। अब वो खुद ड्राइव करके आ जा सकती थी। वो खुद ड्राइव कर रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और फजर नाक नाक करती कम और फजर नाक नाक तक काम में डूबी हुई थी। इस दिन इसने अपने कॉस्ट्यूम का मॉडल सोनिया सुल्तान के सामने रखा तो इसने देखते ही फजर को सराहा था। अगर तुम इसे हकीकत में बना लो तो तुम्हें ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। वो इस बात में सर हिलाती इनके ऑफिस से बाहर निकल आई। इसका ज़्यादातर वक्त अपने ऑफिस में ही गुजरता था। वो इस वक्त भी अपने ऑफिस की जाने पड़ रही थी जब फ़ोन फिर से बजने लगा। प्राइवेट नंबर फिर से लिखा चमक रहा था। इसने फ़ोन नहीं उठाया और जब तक इसने नहीं उठाया फ़ोन बजता ही रहा। करने वाला भी ठीक था। बिल आखिर इसने उठा ही लिया। मैंने सोचा याद दिला दूं कि ज़्यादा ऊंचा मत उड़ना। वही सर्द सी आवाज़ उभरी। कौन हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? इसने दबे दबे लहजे में पूछा। यहाँ वो चीख चिल्ला नहीं सकती थी। मेरा मसला तुम हो फजर में राज। बहुत गुरूर है तुम में। मैं तुम्हें खाक होते देखना चाहता हूँ। दूसरी जानिब से बिना किसी लगी लिपटी के कहा गया। वो बेसाख्ता हंसती। अफसोस कि तुम ये हसरत लेकर मर जाओगे। मरोगी तो तुम, याद रखना। फ़ोन बंद हो गया और वो साकित सी खड़ी रह गई। गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा। इसकी हेज़ल आंखों में थकान ही थकान थी। पिछला पूरा हफ्ता मुसलसल काम करने की वजह से थकावट हो चुकी थी और ऊपर से ये फ़ोन कॉल्स इसे अलग अपनी अजियत दे रही थी। सब ठीक है? इसे बुत बने खड़े देखकर पास से गुजरते शहराम ने रुक कर पूछा। आ, हाँ, सब ठीक है। ज़बरदस्ती मुस्कुराई और फिर अपने ऑफिस की जाने पड़ी। फजर, इस बार वो रुक गई। पलट कर देखा तो नफीस सा शहराम इसे ही देख रहा था। इसके चेहरे पर नरमी थी। मुझे उम्मीद है तुम कर लोगी, वो पूरे यकीन से बोला तो थकान ज़दा आंखों ने मुस्कुरा दी। तो वो थकान ज़दा आंखों से मुस्कुरा दी। फिर बिना कुछ कहे ही अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई। 15 दिन बाद वक्त शब 10 बजे। लाहौर। वो पूरी तवज्जो से पुतले पर टंगा कान पर झुकी हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने सर उठाकर देखा तो मैडम सोनिया दरवाजे में खड़ी थी। क्या बात है, आज घर नहीं जाना? उन्होंने पूछा तो फजर ने सर उठाकर घड़ी को देखा। 10 बज गए। इसे हैरत हुई। आजकल वो अपने कॉस्ट्यूम पर काम कर रही थी। ये स्टूडियो रूम था। दिन में इसके साथ जूनियर आर्टिस्ट थे। इनके जाने के बाद वो खुद ही लगी रही। काम ज़्यादा था और वक्त कम, इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। पिछले 15 दिन किसी अजाब से कम नहीं थे। 15 दिनों में 5 बार इस प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया था। वो अगर मोबाइल से कॉल नहीं उठाती थी तो घर के लैंडलाइन पर आने लग जाता था, जो इसने अम्मा के लिए लगवाया था ताकि अपनी खबर देती रहे। जाने कौन था जो इसकी जान का दुश्मन बन चुका था। जाने कौन था जिसे इससे इतनी नफरत थी। जाने कौन था जो इसे तकलीफ़ में देकर खुश था। पर फजर ने इसे भी एक पर फजर ने इसे अभी तक संजीदा नहीं लिया था। वो पूरी तवज्जो अपने कॉस्ट्यूम पर लगाए हुए थी। बाहर हल्की हल्की बारिश है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें घर के लिए निकलना चाहिए। मैडम सोनिया ने इसे इत्तला दी तो वो काम वहीं छोड़कर बैग उठाए बाहर निकल आई। स्टूडियो का दरवाज़ा बंद कर दिया। फ़ोन उठाकर देखा तो बैटरी काफ़ी कम थी। अम्मा को इसने बताया था कि वो लेट आएगी, पर इतना लेट हो जाएगी ये अंदाज़ा नहीं था। लड़कियों के लिए मैं लेट स्टेइंग अलाउ नहीं कर लड़कियों के लिए मैं लेट स्टे करना अलाउ नहीं करती। आइंदा ख्याल रखना। वो दोनों लिफ्ट की जानिब रवां थी। फजर ने सिर्फ इस बात में सब्र हिलाया। मैडम सोनिया हमेशा की तरह बैगी पैंट पर टॉप पहने हुए थी। जबकि फजर ने हल्के जामुनी रंग का जॉर्जेट का खुला ट्राउज़र और घुटनों तक आधा हमरंग खुला कुर्ता पहन रखा था। पैरों में हमेशा की तरह लोफर्स थे। बाल फूल थे और चश्मा इसने बालों पर जमा लिया था। सफ़ेद रंग का बैग कंधे पर था। ड्राइविंग में कोई मसला तो नहीं आ रहा? अगला सवाल पूछा गया। नहीं, इसने एक लफ्ज़ी जवाब पर इक्तफा किया।
लिफ्ट का सफ़र खामोशी से कट गया। नीचे पार्किंग एरिया में आकर वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी। मैडम सोनिया अपनी गाड़ी की जानिब जा चुकी थी। इनका ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। फजर ने जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की, वो स्टार्ट ही ना हुई। इसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन ना हो पाई। इस बार इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। खुदाया, वो घर कैसे जाएगी? पता नहीं, दिल में खौफ की एक लहर दौड़ी। इसने गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास देखा। गेट पर गार्ड्स थे। नाइट शिफ्ट वालों का डिपार्टमेंट इस वक्त खुला होता था, पर वो अभी तक कोई ख़ास दोस्त या जान पहचान नहीं कर पाई थी। मदद किससे मांग थी? सब ठीक है? मैडम सोनिया ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलते पूछा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है? वो अपनी परेशानी पर काबू पाते बोली। ओहो, इसे क्या हो गया? मैडम सोनिया के बाद इनके ड्राइवर ने भी कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। मज़ीद इंतज़ार करना बेहतर नहीं होगा। यहाँ से फासला भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने ड्राइवर से चाबी लेकर फजर की जानिब बढ़ाई। फजर ने हैरत से उन्हें देखा। वो तो तजब्जुब का शिकार दिखाई देती थी। अरे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर करीब ही है। ड्राइवर दूसरी गाड़ी ले आएगा, कोई घर से लेने आ जाएगा। तुम्हें अभी ज़्यादा ज़रूरत है। वो दोनों पार्किंग लॉट में थी। बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी तो फजर ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते चाबी थाम ली। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका हिफाजत से घर पहुंचना था। ध्यान से जाओ। उन्होंने तलक़ैन की तो फजर ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट करके उन्हें शुक्रिया कहती गेट से बाहर निकल गई। इनके जाते ही मैडम सोनिया ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और इनके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट दौड़ गई। बुरा वक्त लग गया था बड़ा वक्त लग गया था उन्हें फजर का एतमाद जीतते। पूरा महीना गुजर गया था और बिल आखिर वो रात आ गई थी जब रईस औरंगज़ेब की जान इसकी मुट्ठी में हो गई। उन्होंने बैग से मोबाइल फ़ोन निकाला और फजर की गाड़ी से टेक लगाते रईस का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, और फिर 2-3 बेल जाने के बाद उसने फ़ोन उठा ही लिया। दूसरी जानिब फजर काफ़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते आगे बढ़ रही थी। इस वक्त ये सड़क काफ़ी सुनसान थी। कोई कोई गाड़ी ही न गुजरती हुई नज़र आ रही थी। अचानक साथ वाली सीट पर रखा फ़ोन बज उठा। इसने देखा तो वही प्राइवेट नंबर था। इसे ऑफिस से निकले 25-30 मिनट गुजर गए थे। फ़ोन फिर से बजने लगा तो इसने उठा लिया कि कहीं लैंडलाइन पर कॉल न चली जाए। ज़िंदगी का आखिरी सफ़र मुबारक हो फजर मेराज। वही सरसराती हुई आवाज़ उभरी तो फजर का दिमाग भग से उड़ा। एक तो मौसम ख़राब था, ऊपर से वक्त काफ़ी हो गया था, और वो अकेली इस वक्त ड्राइविंग कर रही थी। ऊपर से ऐसी बात सुनने को मिले तो अच्छा खासा बंदा घबरा जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? इसने लहजे की लर्जिश पर हद दर्जा काबू पाते कहा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लतीफ़े सुनाने के लिए फ़ोन करता हूँ? दूसरी जानिब से खप की भरी आवाज़ उभरी। छुप कर वार करने वाले खुद खुद किसी लतीफ़े से कम नहीं होते। इसने नज़रें सामने सड़क पर जमाए कहा। फ़ोन स्पीकर पर था। दूसरी जानिब से कह कहा उभरा। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, शायद मैं पूरी कर दूँ। क्या फ़राख दिली थी? भाड़ में जाओ। इससे पहले कि वो फ़ोन बंद करती, दूसरी जानिब से उभरने वाली आवाज़ ने इसे हिला कर रख दिया। गाड़ी के ब्रेक फेल हैं फजर मेराज। तुम खुद को सर्वाइवर कहती हो ना, अब अपनी मौत से बच कर दिखाओ। दूसरी जानिब एक खौफनाक कहा उभरा और फ़ोन बंद हो गया। फजर के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। इसने चेक करने के लिए अपना पाँव ब्रेक पर रखा और इसे अपनी मौत आंखों के सामने नाचती दिखाई दी, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक वाकई फेल थे। गाड़ी इसके हाथों से छूट रही थी। पूरा जिस्म जैसे पसीने से नहा गया। चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। मौत? नहीं, अभी नहीं। इसे अभी नहीं मरना था। वो खुद पर काबू पाते गाड़ी को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन आधा किलोमीटर भी नहीं चली होगी कि सामने ही सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी नजर आई। 11:15 का वक्त हो चुका था। आबादी के लिहाज से ये इलाका ज़्यादा गुंजार नहीं था।
اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرنے کی اور بریک لگانے کی کوشش کی، پر یہ نہیں ہو پایا۔ وہ ہارن دے رہی تھی، وہ گاڑی کا رخ موڑنا چاہتی تھی، پر اس کے ہاتھ جیسے بے جان ہو گئے۔ اس نے پوری قوت سے گاڑی کا رخ بدلا، گاڑی میڈین سے ٹکرائی، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اگلے ہی لمحے دھماکہ ہوا اور گاڑی اچھل کر دور جا گری۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گاڑی الٹی پڑی تھی اور فجر نے پوری دنیا کو گھومتے دیکھا۔ سیٹ بیلٹ بندھے ہونے کے باعث وہ اپنی سیٹ پر جمی رہی، پر الٹی گاڑی میں وہ خود بھی الٹی تھی۔ اس کی آنکھیں سامنے سڑک پر جمی تھیں، خوبصورت ہیزل آنکھیں جنہیں ابھی بہت سارے نائٹ میئرز بننے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے بند ہو جانا چاہتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ انہیں بند ہونے سے روک رہی تھی، بار بار آنکھیں پھاڑ کر انہیں کھلے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بڑے دھماکے کے بعد سماعت جیسے جواب دے گئی تھی، جسم میں جانے کہاں کہاں ٹوٹا ہوا کانچ گھس گیا تھا۔ درد کی ایک لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے ڈوبتے ذہن نے بے اختیار سوچا۔ کوئی اس کی مدد کو نہیں روکے گا۔ کچھ دیر بعد ایک دھماکہ ہوگا اور وہ گاڑی سمیت جل جائے گی۔ دماغ کے کسی ایک کونے نے اپنی سوچ سے اذیت پہنچائی۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ مجھے جینا ہے، مجھے نہیں مرنا، پلیز ہیلپ۔ وہ زور سے چلائی، پر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا۔ اس کی ہیزل آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جانے کتنے منٹ گزر گئے، پتہ نہیں کوئی گاڑی پاس سے گزری یا نہیں، کسی نے دیکھا یا نہیں۔ ہاں، اسے اتنا پتہ تھا کہ کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی بچانے نہیں آتا۔ ہم انسان اپنے سارے خواب لیے مٹی کے سپرد ہو جاتے ہیں، پر کوئی ہمیں بچانے نہیں آتا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ مزید کھلی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے تکلیف سے منہ بھینچ لیا، بے آواز رو دی۔ موت کو اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ فجر میں راج تھی اور اسے بلندیوں پر راج کرنا تھا، اور موت کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ملکہ ملعون تھی۔ البتہ موت کا خوف بڑے بڑے سرماؤں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ آخری بار اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے آنکھیں کھولیں تو اسے نم آنکھوں سے کوئی اپنی جانب بھاگتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ روڈ پولز کی روشنی میں اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دیا، ویسے بھی چشمہ اترا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید ہوش میں رہنا چاہتی تھی، پر نہیں رہ پائی۔ اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہاں، کوئی تھا جس کی گاڑی طوفان کی طرح آ کر کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ کوئی تھا جو اپنی گاڑی سے نکلا اور پاگلوں کی طرح اس کی جانب بھاگا تھا۔ فجر، آر یو دیئر؟ کوئی تھا جس کے لبوں سے پہلی بار اس کا نام پکارا گیا تھا۔ ہاں، وہ رئیس اورنگزیب تھا، جو اسے گاڑی سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ جن حواسوں میں یہاں تک پہنچا تھا، مراد یا عروضہ کو فون کر کے اطلاع کرنا بھی بھول گیا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر فجر کو گاڑی سے باہر نکال ہی لیا۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ گاڑی سے کچھ فاصلے پر اس لیے بیٹھا تھا، سرمئی پینٹ اور سفید ڈریس شرٹ میں وہ ابھی تک آفس کے حلیے میں تھا۔ فجر کے چہرے کو اس نے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے دل کو رک کر چلتے پایا۔ کچھ ہوا تھا، سمجھ نہیں آیا تھا جان گئی تھی یا جان آئی تھی۔ پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے اپنے خشک لب تر کرتے ہوئے اس کے گال کو ہاتھ سے تھپتھپایا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی ہونٹ، وہی پیشانی۔ زندگی یوں ہی تو نہیں گزار دی تھی۔ یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، یوں لگا جیسے ساری کائنات رک سی گئی ہو۔ ہوائیں ساکت ہو گئیں، بارش کی بوندوں نے اپنی آمد روک لی۔ منار، اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے رئیس اورنگزیب کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ 23 سال بعد وہ خوف زدہ وجود حقیقت کا روپ دھار کر اس کے بازوؤں میں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کس نام سے پکارے، منار یا پھر فجر۔ وہ جیسے حواسوں میں نہیں تھا۔
اس کے بار بار گال تھپتھپانے پر فجر نے کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہاں، محبت نے اسے بڑی گہری سزا دی تھی، 23 سال اسے سزا کاٹی تھی، اب شاید انعام کا وقت تھا۔ تبھی تو اللہ نے اسے پھر سے رئیس کی زندگی میں بھیج دیا تھا۔ وہ اسے حیرت زدہ سا تک رہا تھا، ششدر سا، جیسے کوئی خواب ہو کہ آنکھ کھلی تو سب ختم، اور وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا، وہ یہ خواب دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں کھولو، پلیز، پلیز میری سزا ختم کر دو، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، اور پھر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دیکھا کہ ایک درد بھرا آنسو تھا جو 23 سالوں بعد اس کی آنکھ سے نکلا اور پھسلتا ہوا فجر کے چہرے پر جا گرا۔ بادل زور سے گرجے اور بجلی کی کڑک سنائی دی۔ اس کے ساتھ وہ کسی زہر سے جاگا ایک طلسم تھا جو ٹوٹ گیا۔ تیز ہوا کے ساتھ ہی بارش کی بوچھار شروع ہوئی۔ وہ جیسے آنکھیں پٹ پٹائے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کہاں تھا اور ہوا کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی باہوں میں فجر کو دیکھا۔ او مائی گاڈ! وہ اسے اٹھائے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فجر کو چوٹیں کم ہی آئی تھیں، البتہ وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ موسم کے پیش نظر ٹریفک بہت کم تھی۔ روڈ پولز کی دھیمی روشنی میں تیز ہواؤں اور برستی بارش کے دوران وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار رئیس نے کسی عورت کو خود سے اتنا قریب کیا تھا۔ مراد عالم اسے دیکھ لیتا تو یقیناً صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ آخرکار رئیس اورنگزیب کے کسرتی بازو بھی کسی کام آ ہی گئے۔ وہ پھرتی سے اسے لیے گاڑی میں بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگاتا دوسری جانب خود بیٹھا اور گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ بارش اب تیزی سے برسنے لگی تھی، آنے والا وقت یکسر مختلف ہونے والا تھا۔